Welcome, friends. In today's session, Business Regulatory Framework is the name of the subject, and currently we are dealing with Unit 1, Sale of Goods Act 1930. Overall weightage of this unit as per our syllabus is 30%. So, let us see today's question. What we are going to discuss today is the definition of sale and agreement to sale, and it is as per the Contract of Sale of Goods Act. After understanding the definition of sale and agreement to sale, we will try to distinguish between them. We are also supposed to distinguish between sale and agreement to sale. Same question can be also asked to you in different way, and you should be aware of the next question also, other pattern of question that is option in other way, that how to write the question of the same question. It can be twisted. So how the question can be asked, sir? In other way, state the difference between sale and agreement to sale. So let us start our session now. Friends, you should always try to cover introduction in your answer. I always say that a bit introduction should be there. Whatever pattern of idea you are having about the unit, a particular act, like here is the Sale of Goods Act, you can follow it. The Sale of Goods Act came into force on 1st July 1930 and it extends to the whole of India except the state of Jammu and Kashmir. सेल ऑफ गुड्स एक्ट कब लागू हुआ सर भारत के अंदर? सर 1 जुलाई 1930 को लागू हुआ। पूरे भारत में ये फैला हुआ है और एक स्टेट को छोड़ दिया गया है, जम्मू एंड कश्मीर। ऐसे बहुत सारे एक्ट्स हैं जहाँ पे ये स्टेट को छोड़ दिया गया है, जम्मू एंड कश्मीर को, और बाकी के सारे भारत में ये लागू हुआ था। Now all the legal provisions relating to the sale of movable goods other than two items are not covered as a subject matter of this particular act, and they are actionable claims and money. They are excluded from this particular unit. They are not the subject matter. What are the subject matter in sale of goods? Only movable goods are the subject matter, except two. These two are movable goods, but they are not included in Sale of Goods Act. They are excluded from the definition of goods also. जब हम गुड्स की डेफिनेशन देखेंगे तो ये दो खिलाड़ी वहां पे भी होंगे, एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी, ये दोनों एक्सक्लूड किए गए हैं एज पर लॉ, एज पर रूल्स ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट, एज पर द प्रोविजन। नॉट इन मूवेबल प्रॉपर्टीज सब्जेक्ट मैटर, हमने अभी आपको बताया कि मूवेबल गुड्स सब्जेक्ट मैटर है, तो इमूवेबल प्रॉपर्टीज या इमूवेबल गुड्स इसके सब्जेक्ट मैटर नहीं है सेल ऑफ गुड्स एक्ट के। इमूवेबल प्रॉपर्टीज सच एज लीज, गिफ्ट्स एक्सेट्रा, लैंड एंड बिल्डिंग वगैरह, which are not regulated, which are not governed separately by Transfer of Property Act 1880, यानी इनका एक सेपरेट एक्ट है। इन मूवेबल गुड्स का एक सेपरेट एक्ट है जिसको हम कहाँ पढ़ने वाले हैं, यानी यहाँ कहाँ पढ़ सकते हैं, पढ़ना हो तो सर उसके लिए अलग से एक्ट रखा गया है, फ्रेम किया गया है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1880। तो ये जो है आपने इसमें आप पढ़ेंगे। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में हम क्या पढ़ेंगे? रूल्स रिलेटेड विथ गुड्स। कौन से गुड्स? मूवेबल गुड्स। इनमूवेबल गुड्स ये इसका सब्जेक्ट मैटर नहीं है, उसका एक अलग एक्ट है। ये क्लियर हुआ इस पर्टिकुलर स्लाइड से आपको। अब चलते हैं हमारे मेन पॉइंट पे, डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल पहले क्या वो समझना जरूरी है। हम पहले सेल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल समझेंगे तो पता चलेगा कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के दो भाग है। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। पहला है सेल और दूसरा एग्रीमेंट टू सेल, यानी इसी के अंदर उनका समावेश होता है। तो पहले कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की डेफिनेशन क्या है? सेक्शन 4 सब सेक्शन 1 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट क्या कहता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के बारे में देखते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द सेलर ट्रांसफर्स और एग्रीज टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन द गुड्स टू द बायर फॉर अ प्राइस। दो पक्षकार होते हैं, मैंने पहले भी चर्चा की आपसे, एक होता है सेलर, दूसरा होता है बायर। सेलर और बायर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की अरेंजमेंट हो सकती है, ठीक है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दो स्वरूप हो सकते हैं। पहला स्वरूप ये है कि जो सेलर है ही विल ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन द गुड्स टू द बायर, और दूसरा स्वरूप है द सेलर
may agrees to transfer the property in the goods to the buyer. तो अगर सेलर ट्रांसफर करता है, इफ द सेलर ट्रांसफर्स द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी यानी ओनरशिप, यहाँ प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या है सर? ओनरशिप है। तो सेलर जो ट्रांसफर कर रहा है ओनरशिप इन गुड्स टू द बायर, तो वो क्या कर रहा है? वो सेल कर रहा है। इफ द सेलर एग्रीज टू ट्रांसफर द ओनरशिप इन द गुड्स टू द बायर, तो वो क्या कर रहा है सर? एग्रीज मीन्स एग्रीमेंट टू सेल। जब मैं पहली सेक्शन की बात कर रहा हूँ, द सेलर ट्रांसफर्स द प्रॉपर्टी इन द गुड्स, तो वो सर सेल्स को, सेल्स के संदर्भ में, दैट इज सेल्स, इमीडिएटली ओनरशिप ट्रांसफर होगी फ्रॉम सेलर टू द बायर। जब मैं एग्रीज, सेलर एग्रीज टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ सर, तो वहां आ रहा है एग्रीमेंट टू सेल। यहाँ ओनरशिप तुरंत ट्रांसफर नहीं होगी, इमीडिएटली नहीं होगी, बट फ्यूचर डेट में होगी। तो ये क्लियरिटी आपके माइंड में होनी चाहिए, शब्दों का खेल है। ट्रांसफर्स और एग्रीज टू ट्रांसफर दो ट्रांजेक्शन की बात हो रही है। पहला ट्रांजेक्शन सेल से जुड़ा हुआ है, दूसरा जो ट्रांजेक्शन है एग्रीमेंट टू सेल से जुड़ा हुआ है। ये जो पूरा व्यवहार किया जा रहा है, सेलर अपनी चीज किसी और को दे रहा है, ओनरशिप ट्रांसफर कर रहा है बायर को, तो क्या फ्री में करेगा? नहीं सर, कंसिडरेशन इज मस्ट। कुछ कीमत आपने पे करनी होगी, बायर पे करेगा कुछ प्राइस, कुछ कंसिडरेशन पे करना है। सेलर क्या करेगा? ही विल प्रोवाइड द ओनरशिप ऑफ द गुड्स। सेलर का काम ये है, बायर का काम क्या है? ही सपोज टू पे द प्राइस। सो अल्टीमेटली क्लियर हो जाना चाहिए, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच द ओनरशिप ऑफ मूवेबल गुड्स, यहाँ सब्जेक्ट मैटर मैंने अभी स्पष्ट किया, द ओनरशिप, द प्रॉपर्टी, द ओनरशिप, द टाइटल ऑफ मूवेबल गुड्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेलर टू द बायर। यानी ओनरशिप किसे मिलने वाली है? अल्टीमेटली मूवेबल गुड्स की ओनरशिप किसे मिलेगी? सेल हो या एग्रीमेंट टू सेल हो, अल्टीमेटली ओनरशिप ट्रांसफर करेंगे तो ही पॉसिबल है, लेकिन ओनरशिप सेलर से बायर की तरफ ट्रांसफर होनी चाहिए। टर्म कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इंक्लूड्स बोथ, वो हमने डिसाइड कर लिया ऊपर ही। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में ही इन दो चीजों का समावेश हो जाता है, एक होता है सेल, दूसरा होता है एग्रीमेंट टू सेल। डेफिनेशन में हमने ऊपर समझ लिया। अब हम चलेंगे मेन डेफिनेशन पे। अब सेल और एग्रीमेंट टू सेल की डेफिनेशन क्या है एज पर रूल्स? हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल समझ लिया, अब एग्जैक्टली सेल क्या है और एग्रीमेंट टू सेल क्या है वो समझ रहे हैं। तो इसका सेक्शन है सेक्शन 4 सब सेक्शन 3 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट। तो डेफिनेशन क्या कहती है? लीगल डेफिनेशन, वेयर द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? ओनरशिप। वेयर द ओनरशिप, और यू कैन से वेयर द प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेलर टू द बायर, इट इज कॉल्ड अ सेल। ओनरशिप की बात हो रही है। ओनरशिप जो है गुड्स की ओनरशिप, इट विल पास फ्रॉम सेलर टू द बायर। हैज पास्ड यानी ओनरशिप मिल चुकी है बायर को इमीडिएटली, तुरंत, तो वो क्या बन जाएगा? सेल। But where the transfer of property means where the transfer of ownership in goods is to take place at a future date. ट्रांसफर नहीं हुई है ओनरशिप, ओनरशिप ट्रांसफर होगी कब? होगी फ्यूचर टाइम में। 2 दिन बाद हो सकता है, 1 हफ्ते बाद हो सकता है, 10 दिन बाद हो सकता है। ऑन द स्पॉट ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही है, लेकिन फ्यूचर में होगी। और सब्जेक्ट टू सम कंडीशन, यहाँ कोई शर्त रखी हो, आप शर्त पूरी करें तो आपको ओनरशिप मिलेगी। ओनरशिप विल बी ट्रांसफर्ड आइदर इन टू ऑप्शंस। पहला ऑप्शन क्या है? 7 दिन बाद आपको ओनरशिप मिलेगी, ऐसा वचन दिया हो, ऐसा एग्री किया हो दोनों पक्षकारों ने। यहाँ दूसरी बात हो सकती है, दूसरी बात क्या हो सकती है? कोई शर्त रखी है, तो शर्त अगर आप पूरी करते हैं तो आपको बेनिफिट मिल सकता है, मीन्स आपको ओनरशिप मिल सकता है, लेकिन फ्यूचर में मिलेगा। देयर आफ्टर टू बी फुलफिल्ड इट इज कॉल्ड एग्रीमेंट टू सेल। तो एग्रीमेंट टू सेल और सेल के अंदर मेन डिफरेंस यही है कि सेल क्या है सर? सेल इज अ सिचुएशन वेयर ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन इमीडिएटली। वेल एग्रीमेंट टू सेल क्या है सर? द ओनरशिप इज नॉट ट्रांसफर्ड इमीडिएटली, इट विल ट्रांसफर्ड एट सम फ्यूचर टाइम और सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस। इफ इट इज फुलफिल्ड बाय द बायर, then only the ownership is transferred in agreement to sale. आपको शायद शॉर्ट क्वेश्चन में ऐसा भी पूछ ले, क्या एग्रीमेंट टू सेल सेल बन सकता है? कैन एन एग्रीमेंट टू सेल बिकम अ सेल? ठीक है, ऐसा अगर शॉर्ट क्वेश्चन पूछ ले तो आपका आंसर ये है, एन एग्रीमेंट टू सेल becomes a sale when the time lapses, when the time lapses or the conditions are fulfilled, subject to which the ownership in the goods is to be transferred. एग्रीमेंट टू सेल क्या सेल बन सकता है? हाँ सर, ऑब्वियसली बनेगा। दो पॉसिबिलिटीज है उसके सेल बनने की। सर कब बनेगा ये सेल?
दो पॉसिबिलिटीज है। पहली पॉसिबिलिटी क्या है, व्हेन द टाइम लैप्सेस, यानी जो समय दिया है वो समय समाप्त हो जाए 7 दिन के बाद। वो कह रहा है कि भाई मैं आपको गुड्स दूंगा लेकिन 7 दिन के बाद दूंगा। तो जैसे ही 7 दिन लैप्स हो जाएंगे, समय समाप्त होगा सर, वो एग्रीमेंट टू सेल सेल बनेगा 8वें दिन। 8वें दिन आपको ओनरशिप मिलनी है। तो 8वें दिन एग्रीमेंट टू सेल क्या बन जाएगा, जैसे ही आपको गुड्स की ओनरशिप मिल जाएगी वो क्या बन जाएगा सर, सेल बन जाएगा। वैसे ही कोई कंडीशन रखी है, ये टाइम की बात की कंडीशन, कोई शर्त रखी है कि भाई आप 3 दिन में पेमेंट करिए, आपको माल मिल जाएगा, ओनरशिप मिल जाएगी आपकी गुड्स की। 3 दिन में पेमेंट करिए, यू विल रिसीव द पोजीशन ऑल्सो एंड यू विल रिसीव ओनरशिप ऑल्सो, दोनों मिल जाएगा आपको। तो 3 दिन में पेमेंट कर दीजिए, मान लीजिए तीसरे दिन आपने पेमेंट कर दी और उसी दिन आपको ओनरशिप मिल गई। जैसे ही आप पेमेंट करते हैं, कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं आप, एग्रीमेंट टू सेल विल कन्वर्ट इनटू सेल, वो सेल बन जाएगा, सिंपल है। तो ये जो अभी चर्चा मैंने की सर, वो सेक्शन 4 सब सेक्शन 4 के हिसाब से। एक उदाहरण लेते हैं। जय एग्रीज टू सेल हिज बाइक टू विजय आफ्टर 12 days फॉर ₹16,000। जय एग्रीज टू सेल, एग्रीज यानी एग्रीमेंट टू सेल की बात हो रही है, समझ में आना चाहिए, शब्दों का खेल है दोस्तों। जय एग्रीज टू सेल हिज बाइक टू विजय आफ्टर 12 days फॉर ₹16,000। 12 दिन के बाद 16,000 में बाइक देने की बात हो रही है। ठीक है, कौन देगा, जय एग्रीज टू सेल, यानी जय कौन हुआ सर, सेलर। विजय कौन हुआ सर, बायर। सेलर और बायर पहले समझ में आना चाहिए। सेलर क्या बेचने की बात कर रहा है, बाइक बेचने की बात कर रहा है। 12 दिन के बाद उसको ओनरशिप मिलने वाली है, 16,000 में बाइक बेचने की बात हो रही है। प्राइस फिक्स है और कुछ दिन मांगे हैं। ठीक है, समय मांग रहा है, फ्यूचर टाइम मांगा है, फ्यूचर डेट में, यानी कुछ समय मांग लिया, उस समय जैसे लैप्स होगा, कंप्लीट होगा, फिर आपको चीज मिलेगी भाई, 12 दिन के बाद मिलेगी, ऑन द स्पॉट नहीं है मेरे पास अभी, बाइक नहीं है। सो विजय एग्रीज टू बाय इट आफ्टर 12 days। विजय भी एग्री करता है, अच्छी बात है, चलिए आप 12 दिन के बाद मुझे माल देने वाले हैं, बाइक देने वाले हैं, ठीक है, 16,000 में, ठीक है, मैं एग्री करता हूँ। तो बोथ द पार्टीज एग्री इन द एग्रीमेंट टू सेल। अब क्या ये एग्रीमेंट टू सेल सेल बन सकता है, प्रश्न यही है। हाँ सर, ये एग्रीमेंट टू सेल बनेगा। एग्रीमेंट टू सेल सेल बनेगा, कब बनेगा सर, जैसे ही 12 दिन खत्म हो। इट इज एन एग्रीमेंट टू सेल। अभी जो बात हो रही है, जो ये व्यवहार हुआ है 12 दिन की, दोनों 12 दिन के लिए दोनों एग्री हो रहे हैं, ठीक है, 12 दिन के बाद दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों एग्री करते हैं। उस वक्त क्या हो रहा है सर, एग्रीमेंट टू सेल हो रहा है। क्या ये एग्रीमेंट टू सेल सेल बन सकता है सर, 100% बनेगा, लेकिन 12 दिन खत्म तो हो। इट विल बिकम सेल आफ्टर 12 days, यानी जैसे ही 12 दिन खत्म होता है, 13th डे को क्या करना है सर, जय ने क्या करना है, बाइक की डिलीवरी दे देनी है, पोजीशन देना है, मीन्स पोजीशन, साथ साथ में पोजीशन देंगे तो आप बिल तो देंगे ना उनको। शोरूम वाला बंदा होगा मिस्टर जय, तो वो बिल भी तो देगा ना उसको। ओनरशिप ट्रांसफर होगी विद द हेल्प ऑफ बिल, बिल पर विजय का नाम लिखा होगा, उसके नाम का बिल बनेगा। इस तरीके से ओनरशिप ट्रांसफर होगी फ्रॉम जय टू विजय। ठीक है, ओनरशिप भी ट्रांसफर होगी, पोजीशन भी मिलेगा। ठीक है, तो 13th डे को ये हो, वो जैसे ही होगा सर, सेल हुआ, एग्रीमेंट टू सेल बिकम्स सेल। Now let us have the difference between sale and agreement to sale। सेल वर्सेस एग्रीमेंट टू सेल का डिफरेंस अब समझने की कोशिश करते हैं अच्छे से। चलिए, सबसे पहले बात आती है डेफिनेशन की। अगर आपको डेफिनेशन दोस्तों अच्छे से याद रह जाती है तो आप लिख सकते हैं। डेफिनेशन याद नहीं रहता है तो अपने शब्दों में भी, लेकिन जो आप लिखना चाहते हैं उसका मीनिंग निकलना चाहिए और सही होना चाहिए। ठीक है, तो डेफिनेशन कह लेते हैं या मीनिंग भी चलेगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। सेल, सेल क्या है सर, वेयर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज पास्ड फ्रॉम द सेलर टू द बायर, इट इज कॉल्ड द सेल। एकदम इजी है, दो चीजें संभालनी, एक ओनरशिप, और ओनरशिप कब ट्रांसफर हो रही है, यानी किससे मिल रही है ओनरशिप, ये दो चीजें संभालनी है आपने सेल के अंदर। द प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी शब्द यूज किया गया है सर, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, फिर से रिपीट किया मैंने, ओनरशिप, टाइटल, पूरे एक्ट में याद रखना है आपने। प्रॉपर्टी का मतलब क्या रहेगा सर, ओनरशिप, टाइटल, तीन नाम से जाना जाता है। तो ओनरशिप जो है सर, इन टर्म्स ऑफ गुड्स, हैज पास्ड मींस हैज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेलर टू द बायर। जहां ओनरशिप का ट्रांसफर हो जाता है सर फ्रॉम सेलर टू द बायर, वहां सेल हुआ है, सिंपल। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का ही भाग है सेल।
कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में दो भाग है, एक सेल, दूसरा एग्रीमेंट टू सेल। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में सेल कब माना जाएगा? व्हेन द ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू द बायर, मींस द ओनरशिप हैज पास्ड, इट इज ट्रांसफर्ड। एग्रीमेंट टू सेल में क्या है सर? where the transfer of property in goods is to take place at a future date, पहला ऑप्शन, और सब्जेक्ट टू सम कंडीशन दूसरा ऑप्शन। दो में से एक ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। यहाँ ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी? फ्यूचर टाइम में, तुरंत नहीं होगी। ऑन द स्पॉट ओनरशिप नहीं मिल जाएगी। सेलर बायर को तुरंत ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करेगा, समय मांगेगा कि भाई मैं आपको चीज देने चाहता हूँ लेकिन एक हफ्ते बाद मेरे पास आएगी फिर मैं आपको दूंगा, ऐसे वो समय मांगेगा। तो वो फ्यूचर टाइम है। क्या फ्यूचर टाइम के हिसाब से आपको ओनरशिप का ट्रांसफर किया जाएगा। यहाँ हो सकता है कोई शर्त रखी हो सेलर ने, तो वो शर्त बायर फुलफिल करेगा तो उसे ओनरशिप मिलेगी। 3 दिन में पेमेंट करिए, जैसे आप पेमेंट करेंगे आपको ओनरशिप और पोजीशन दोनों दे दूंगा, ठीक है। माल का कब्जा भी आपको दे दूंगा, कब्जा यानी पोजीशन, और आपको मालिकी यानी कि ओनरशिप ये भी मैं आपको दे दूंगा, नो इशू। लेकिन 3 दिन में पेमेंट करिए। जैसे ही आप ये कंडीशन पूरी करते हैं आपको ये चीज मिल जाएगी, ओनरशिप और पोजीशन, दैट इज एग्रीमेंट टू सेल। चलिए, तो सेल और एग्रीमेंट और टू सेल की हमने थोड़ी अर्थ अच्छे से समझ लिया, मीनिंग समझ लिया। अब नेचर पे चलते हैं, देखते हैं ये किस स्वरूप का होता है। अ सेल इज एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। सेल कैसा कॉन्ट्रैक्ट है सर? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है सर? याद होगा, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था यूनिट 1 के अंदर, सेमेस्टर 5 में। वेयर बोथ द पार्टीज हैज फुलफिल्ड देयर रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशन, दोनों पक्षकारों ने जो प्रोमिसेस किए थे वो फुलफिल किए सर, तो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। सेलर और बायर ने कुछ ना कुछ तो करना होगा ना, तभी सेल होगा ना। क्या करेंगे दोनों? सर सिंपल है, एग्जीक्यूटेड का मीनिंग देख लेते हैं। एग्जीक्यूटेड मींस क्या होता है सर? दैट द ओनरशिप ऑफ द गुड्स हैज बीन ट्रांसफर्ड टू द बायर। ये तो सेलर ने किया, ठीक है। एग्जीक्यूटेड का मतलब क्या है? सेलर हैज ट्रांसफर्ड द गुड्स टू द बायर। ट्रांसफर द गुड्स मींस ट्रांसफर द ओनरशिप ऑफ द गुड्स टू द बायर। माल की जो मालिकी है वो सेलर ने ट्रांसफर कर दी है, बायर को दे दिए। लेकिन बायर ने भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। बायर इज सपोज टू पे द प्राइस। जब दोनों पक्षकार ये काम कर लेते हैं अल्टीमेटली, तब आप यहाँ कह सकते हैं सर दैट द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन एग्जीक्यूटेड। जबकि एग्रीमेंट टू सेल में क्या है सर? एग्रीमेंट टू सेल इज ऑलवेज एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। ये एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट नेचर का है। एग्जीक्यूटरी में क्या होता है सर? मींस दैट समथिंग रिमेन्स टू बी डन, कुछ करना बाकी है। यहाँ शायद एक पक्षकार का करना बाकी हो या दोनों का बाकी हो, डिपेंड्स। यूनिलेटरल भी हो सकता है, बायलेटरल भी हो सकता है। परफॉर्मेंस इज लेफ्ट फ्रॉम सिंगल पार्टी और द परफॉर्मेंस इज आउटस्टैंडिंग ऑफ बोथ द पार्टी। नॉर्मली एक पार्टी का परफॉर्मेंस बाकी होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है दोनों का बाकी होता है, डिपेंड्स ऑन द एग्रीमेंट मेड बाय द पार्टीज, बायर एंड सेलर। ना पेमेंट किया हो ना माल की डिलीवरी मिली हो, दोनों का आउटस्टैंडिंग हो सकता है परफॉर्मेंस। ना बायर ने पेमेंट किया हो, मीन्स प्राइस पे नहीं की हो, ना ही सेलर ने प्रॉपर्टी दी है, प्रॉपर्टी का यानी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं की है। ये सिचुएशन हो सकती है। सो समथिंग इज रिमेन टू बी डन बाय द पार्टीज। ओनरशिप शैल पास ऑन सम फ्यूचर डेट। नॉर्मली क्या बाकी होता है सर? ओनरशिप ट्रांसफर करना बाकी होता है, क्योंकि गुड्स ही नहीं होते ना। सेलर के पास द गुड्स आर नॉट इन एग्जिस्टेंस, उसके कब्जे में भी नहीं है, उसके पोजेशन में भी वो गुड्स नहीं हो सकते हैं शायद। द गुड्स आर नॉट एग्जिस्टिंग गुड्स, they may be the future goods and it may be delivered at some future date। ऐसी सिचुएशन हो सकती है। रिलेशन, रिलेशन कैसा होगा सर इसमें? व्हाट अबाउट द रिलेशन? इज रिलेटेड विद प्रेजेंट सेल। सेल में क्या होता है सर? इट इज रिलेटेड विद प्रेजेंट सेल। ऑन द स्पॉट आपको ओनरशिप मिल जाती है तो क्या होगा सर? प्रेजेंट सेल ही होगा ना। जबकि एग्रीमेंट टू सेल क्या है सर? इट इज रिलेटेड विद फ्यूचर सेल। ये फ्यूचर सेल है, ऑन द स्पॉट आपको ओनरशिप मिलने वाली नहीं है, बट एट सम फ्यूचर डेट आपको उसकी ओनरशिप मिलने वाली है। राइट, अधिकार पे चलते हैं। क्या अधिकार मिलेगा, किसे अधिकार मिलेगा, किस प्रकार का अधिकार मिलेगा, ये समझना जरूरी है। तो अधिकार मिलेगा किसको? अधिकार मिलने वाला है सर, द बायर विल गेट द राइट। विच टाइप ऑफ राइट? लेट अस डिस्कस।
इट क्रिएट्स जस्ट इन रैम। अब जस्ट इन रैम शायद पहली बार सुना होगा आपने, ये लैटिन शब्द है, इट इज अ लैटिन वर्ड्स। जस्ट इन रैम होता क्या है? इट क्रिएट्स जस्ट इन रैम, इसका मीनिंग क्या है सर? दैट इज द राइट टू क्लेम द गुड्स। जो गुड्स आपके हैं वो प्राप्त करने की कोशिश आप करेंगे, क्लेम करके मीन्स शायद लीगल एक्शन लेके। यू मे फाइल अ केस अगेंस्ट अनदर पर्सन फॉर getting the ownership on the goods, getting the possession on the goods towards you। चीज आपकी है लेकिन आपको मिली नहीं है, इसलिए आप क्या करेंगे सर? उसको प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। यू विल ट्राई टू गेट द ओनरशिप ऑफ द गुड्स, यू विल ट्राई टू गेट द पोजेशन ऑफ द गुड्स। एक बात याद रखना है आपको, सेल्स के अंदर, सेल्स में क्या होता है? ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड इमीडिएटली फ्रॉम सेलर टू द बायर। बायर को ओनरशिप तुरंत मिलती है इस पर्टिकुलर सेल्स के अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि इट गिव्स राइट टू द बायर टू एंजॉय द गुड्स एज अगेंस्ट द होल वर्ल्ड इंक्लूडिंग द सेलर। कहने का अर्थ ये है कि जो चीज बायर की है उसका उपयोग करने का अधिकार, उसको एंजॉय करना मीन्स उसका उपयोग करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ बायर का है, और उसको ये अधिकार पूरी दुनिया के सामने मिलता है, पूरी दुनिया में सेलर भी आ जाता है। मान लीजिए आपने एक कार खरीदी है, वो कार के ओनरशिप आपकी है, वो कार के मालिक आप हैं, तो वो कार आप ही चलाएंगे ना। कार की पोजीशन आपको मिलनी चाहिए, माल यानी कि कार का कब्जा, कार के ऊपर कब्जा आपका होना चाहिए, और ओनरशिप भी आपकी है, वो भी ट्रांसफर होनी चाहिए, यानी आपके नाम का बिल बनना चाहिए, कुछ डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए ना, कि ये कैसे साबित करेंगे कि यह कार किसकी है, मिस्टर एक्स की या मिस्टर वाई की है। तो यू शुड हैव सम प्रूफ, यू शुड हैव सम एविडेंस दैट यू कैन क्लेम द गुड्स आर माइन। फाइन। तो इस तरीके से आपको ये अधिकार मिलता है पूरी दुनिया के सामने कि वो चीज को आप एंजॉय कर सकते हैं। कार आपकी, चले जाइए लॉन्ग ड्राइव पे, ठीक है। सो यू कैन एंजॉय द गुड्स अगेंस्ट द होल वर्ल्ड इंक्लूडिंग द सेलर, ये आपका अधिकार है। और अगर आपके इस अधिकार में किसी ने कुछ विघ्न पहुंचाने की कोशिश की, कुछ ऑब्स्टिकल्स क्रिएट किए, कुछ हर्डल क्रिएट किए, तो यू कैन क्लेम द गुड्स, यू हैव द राइट टू क्लेम द गुड्स दैट दिस कार बिलोंग्स टू मी, आई एम द ओनर ऑफ द गुड्स। तो ये चीज मुझे ही मिलनी चाहिए, आप इस तरीके से क्लेम कर सकते हो। क्लेम पूरी दुनिया में से कोई भी बंदा हो, सेलर ही क्यों ना हो, उसके ऊपर भी आप केस करके आप अपनी चीज को क्लेम कर सकते हो, वापस मांग सकते हो। इट क्रिएट्स, अब हम चलते हैं एग्रीमेंट टू सेल के पास। इट क्रिएट्स जस्ट इन पर्सोना, just in persona, just in rem means right to claim the goods against the whole world including seller। just in personam का मतलब क्या है? right to claim the goods only against the seller, only against the seller। यहाँ अगर दावा करना हो, केस करना हो, क्लेम करना हो इस सिचुएशन में, एग्रीमेंट टू सेल में, तो बायर सिर्फ और सिर्फ सेलर के ऊपर क्लेम कर सकता है फॉर गेटिंग द ओनरशिप ऑफ द गुड्स। कोई थर्ड पार्टी के ऊपर आप केस नहीं कर सकते। सेल के अंदर आप किसी के ऊपर भी केस कर सकते हैं, मीन्स किसी के ऊपर का मतलब ये है कि सेलर के पास अगर वो चीज नहीं है, सेलर ने थर्ड पार्टी को बेच दी है, तो थर्ड पार्टी से भी आप रिकवरी कर सकते हैं क्योंकि ओनर आप है। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में बायर सिर्फ और सिर्फ सेलर के ऊपर केस कर सकता है, थर्ड पार्टी के ऊपर केस नहीं कर सकता है। क्यों? ओनरशिप सेलर का है, और सेलर ने किसी और को बेच दिया हो और उस वजह से आपको अगर कोई नुकसान हो रहा है, बायर को अगर कोई नुकसान हो रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आप सेलर से ही क्लेम करेंगे, क्योंकि आपने एग्रीमेंट सेलर से किया है, थर्ड पार्टी से नहीं किया एग्रीमेंट टू सेल में। तो ये मेन डिफरेंस है। यहाँ जस्ट इन रैम का अधिकार मिलता है सेल में, एग्रीमेंट टू सेल में किसका अधिकार मिलता है? जस्ट इन पर्सोना। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। जस्ट इन पर्सोनम इट इज अ राइट अगेंस्ट द पर्टिकुलर पर्सन, एंड दैट पर्टिकुलर पर्सन, स्पेशल पर्सन, इज ओनली वन पर्सन। बायर सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति के ऊपर दावा करके अपनी चीज मांग सकता है, वो है सेलर। चीज तो मिलने से रही, अगर सेलर ने किसी थर्ड पार्टी को बेच दी है तो वो चीज तो मिलने से रही। एग्रीमेंट टू सेल में बायर सिर्फ और सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकता है, अगर बायर को कुछ नुकसान हुआ है तो सिर्फ वही क्लेम कर सकता है। वो चीज आपको मिलने से रही, वो चीज उसने थर्ड पार्टी को बेच दी हो सेलर ने,
तो वो आप थर्ड पार्टी से क्लेम नहीं कर सकते। यू कैन क्लेम फॉर सेलर, सेलर अगर देना चाहे तो, दूसरा अगर उसके पास अरेंजमेंट होती है तो आपको मिलेगी, अगर अरेंजमेंट नहीं होती है और आपको नुकसान होता है देन यू कैन क्लेम फॉर डैमेजेस ऑल्सो। रूल्स ऑफ डैमेजेस हमने यूनिट 1 में पढ़े थे। ऑर्डिनरी डैमेजेस, स्पेशल डैमेजेस, रिमोट डैमेजेस, कुछ आपको याद आ रहा होगा। तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन यहाँ पे आप ऑर्डिनरी डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। जो चीज़ 100 रुपए की थी आपको नहीं मिली, तो आपने मार्केट से 150 रुपए की खरीदनी पड़ी उसी दिन जिस दिन ब्रीच हुआ, तो 50 रुपीज का डिफरेंस हो रहा है, 50 रुपए बायर ने ज्यादा पे किए, तो वो 50 रुपीज जो है वो क्लेम कर सकता है एक यूनिट के हिसाब से। और ऐसे 10,000 यूनिट अगर आपको मिलने चाहिए थे तो कितनी प्राइस हो गई सर, कितना लॉस हो गया सर, 50,000 रुपए का लॉस हो गया। बायर कैन क्लेम सच डैमेजेस फ्रॉम सेलर। आगे बढ़ते हैं, ओनरशिप पे आते हैं। ओनरशिप यानी टाइटल, टाइटल यानी प्रॉपर्टी। तीन शब्द हमेशा याद रखना पूरे एक्ट में, कभी भूलना नहीं है, कसम खा लीजिए। चलिए तो ओनरशिप समझ लेते हैं। सर ओनरशिप किसकी होती है सर सेल में और एग्रीमेंट टू सेल में? बहुत आसान है, कितनी बार मैंने रिपीट किया है, वापस रिपीट हो रहा है, बोलने में रिपीट किया है। ओनरशिप ऑफ द गुड्स इन इज ट्रांसफर टू द बायर इमीडिएटली। ओनरशिप सेल के अंदर ओनरशिप का क्या हाल है सर? ओनरशिप जो है इट इज ट्रांसफर्ड इमीडिएटली टुवर्ड्स बायर, यानी जैसे ही सेल का व्यवहार होता है ओनरशिप किसकी हो जाएगी सर? बायर की हो जाएगी। बायर उस माल का मालिक हो जाएगा इमीडिएटली। इमीडिएटली का मतलब है तुरंत, ऑन द स्पॉट। एग्रीमेंट टू सेल क्या है सर? द ओनरशिप ऑफ द गुड्स इज ट्रांसफर टू द बायर एट सम फ्यूचर डेट। तुरंत ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। ओनरशिप ट्रांसफर कब होगी एग्रीमेंट टू सेल में? हो सकता है 7 दिन बाद हो, 15 दिन बाद हो, 12 दिन बाद हो। जो समय मांगा गया है एग्रीमेंट करते हुए वो दिन जैसे ही लैप्स होंगे तब आपको उसकी ओनरशिप मिलेगी। समय जैसे ही समाप्त होगा 7 दिन का, 8वें दिन आपको ओनरशिप मिल जाएगी। वो 7 दिन तक ओनर कौन होगा? वो 7 दिन तक ओनर सेलर होगा। ये माइंड में रखना है आपको। जो समय मांगा गया है 7 दिन का, 10 दिन का, 15 दिन का, उस समय में कौन किसकी ओनरशिप होगी सर? सेलर की होगी। वाई? बिकॉज द गुड्स आर नॉट ट्रांसफर्ड टूवर्ड्स बायर। बायर को चीज मिली नहीं है, जो समय मांगा गया वो समय लैप्स भी नहीं हुआ है, तो इसलिए ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी सर? फ्यूचर डेट में, इन केस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल। और ओनरशिप किसे मिलेगी फ्यूचर में सर? फ्यूचर में किसे मिलेगी सर? बायर की। तब तक ओनरशिप किसकी है सर? सेलर की। इतना माइंड में होना चाहिए। चलिए इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट एक पॉइंट आ रहा है, टाइप्स ऑफ गुड्स। सेल किस टाइप ऑफ गुड्स का होगा, एग्रीमेंट टू सेल किस टाइप्स ऑफ गुड्स का होगा, ये भी आपके माइंड में होना चाहिए। देयर आर टाइप्स ऑफ गुड्स, जो ये हमारा नेक्स्ट टू नेक्स्ट टॉपिक होगा, हम चर्चा में लेंगे। सेल कैन ओनली बी इन केस ऑफ एग्जिस्टिंग गुड्स एंड स्पेसिफिक गुड्स ओनली। गुड्स शुड बी इन एग्जिस्टेंस। गुड्स एग्जिस्टेंस, उनका एग्जिस्टेंस भी होना चाहिए और वो स्पेसिफिक भी होना चाहिए। जो माल बेचना है वो माल हाजिर होना चाहिए बेचने वाले के पास, सेलर के पास। वो हाजिर में, स्टॉक में होना चाहिए, रेडी होना चाहिए, डिलीवरेबल स्टेट में होना चाहिए। और स्पेसिफिक गुड्स भी होना चाहिए। स्पेसिफिक गुड्स यानी जो फिक्स हो, निश्चित हो। जैसे मान लीजिए आप छोटी सी एक शॉप में जा रहे हैं, प्रोविजन शॉप में, और आप कहते हैं कि मुझे ब्रिटानिया गुड डे दीजिए, तो आप स्पेसिफिक है कि आपको क्या खरीदना है, वही आप मांग रहे हैं। ठीक है? जैसे आप जो चीज डिमांड कर रहे हैं अवेलेबल है, रेडी है, देन द सेलर विल प्रोवाइड यू द गुड्स। पोजेशन भी देगा, ओनरशिप भी आपको देगा। ये तो एक छोटे से बिस्किट की बात की मैंने, वो आप मोबाइल खरीदने जाएंगे तो उसमें भी ऐसा होगा। ठीक है? तो वो स्पेसिफिक हो गया सर। एग्जिस्टिंग, स्टॉक में भी है, रेडी भी है, चीज है सेलर के पास, हाँ सर है। और आपको जो चाहिए वो है, हाँ सर वो भी है, गुड डे चाहिए है, ओके, तो वो आपको मिल गया। एग्रीमेंट टू सेल में क्या होगा? एन एग्रीमेंट टू सेल इज मोस्टली इन केस ऑफ फ्यूचर एंड कंटिंजेंट गुड्स। फ्यूचर एंड कंटिंजेंट गुड्स कैसे होते हैं सर? फ्यूचर गुड्स यानी आपको शायद वो सेलर को वो चीजें मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़े, प्रोड्यूस करनी पड़े, या हो सकता है उसको खरीदनी पड़े। गुड्स का एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है? जैसे आपने बाइक खरीदनी है लेकिन बाइक शोरूम में नहीं है। ठीक है? वो कह रहा है कि भाई कंपनी से मेरे पास आएगी फिर मैं आपको दूंगा। तो या तो उसको उसका मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा, और या हो सकता है उसका प्रोडक्शन यानी कि प्रोड्यूस करना पड़े, या हो सकता है उसको जो बेचने वाला है सेलर वो मार्केट से परचेस करके आपको दे। तीन में से कोई भी ऑप्शन हो सकते हैं। तो दैट इज
द मैटर ऑफ, यहाँ सब्जेक्ट मैटर क्या होगा सर? यहाँ फ्यूचर गुड्स हो सकते हैं, यहाँ कंटिंजेंट गुड्स की एग्रीमेंट टू सेल हो सकती है। सेल किसके बारे में हो सकती है? एग्जिस्टिंग गुड्स हो सकते हैं, यहाँ स्पेसिफिक गुड्स, यहाँ दोनों साथ में भी हो सकते हैं। रिस्क ऑफ लॉस, इसका नुकसान, नुकसान कौन भुगतेगा? हु विल बेयर द लॉस? एक देसी हिसाब याद रखना है, जिसका माल जिसकी मालिकी उसका नुकसान, जिसका माल है जिसकी मालिकी है यानी कि ओनरशिप है, उसका रिस्क है, उसका लॉस है। सिंपल है, उसने वो लॉस बेयर करना पड़ेगा। तो सेल के अंदर किसकी ओनरशिप है सर? हमने अभी आगे पढ़ा, ऊपर पढ़ा, सेल के अंदर किसकी ओनरशिप है? बायर की। तो रिस्क किसका, लॉस किसका? अगर गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, गुड्स को कुछ नुकसान हो जाता है, इफ देयर इज एनी लॉस टू द गुड्स, इफ देयर इज एनी डैमेज अकर टू द गुड्स, हुज लॉस, हुज रिस्क सर? द लॉस विल फॉल ऑन द बायर। बायर को वो नुकसान भुगतना पड़ेगा, भले फिर माल का कब्जा सेलर के पास क्यों ना पड़ा हो। जैसे ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है ना, आपके पास आ जाती है, बायर के पास आ जाती है, मीन्स तो रिस्क भी उसका ही है। फिर भले आपको पोजीशन नहीं मिला हो, पोजीशन आपको दे रहा था लेकिन आपने लिया नहीं, ऐसा भी हो सकता है। आपने कहा और रखो ना, मैं कल लेके जाऊंगा, आपके पास ही रखो ये मोबाइल पैक करके, मैं कल ले जाऊंगा। और अगर उस शोरूम में आग लग जाए तो आपका मोबाइल तो गया। आपको ओनरशिप वो उसी वक्त दे रहा था, ओनरशिप तो दे ही दी थी सेल्स में, आपको पोजीशन भी दे रहा था, कब्जा भी दे रहा था। आपने क्या कहा? मैं कल ले जाऊंगा, और वो एक दिन के अंदर कोई घटना घट जाए, इफ गुड्स आर डिस्ट्रॉयड, हुज रिस्क सर? इफ द रिस्क इज ऑफ बायर, बायर का रिस्क होगा सर। इन केस ऑफ एन एग्रीमेंट टू सेल क्या होगा सर? द लॉस शैल बी बोर्न बाय द बायर, बाय द सेलर, सॉरी। एग्रीमेंट टू सेल में किसका लॉस, लॉस कौन भुगतेगा सर? सेलर भुगतेगा। ऐसा क्यों सर? यहाँ बायर भुगत रहा है सेल्स में, या एग्रीमेंट टू सेल में सेलर क्यों भुगतेगा सर? क्योंकि यहाँ ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई एग्रीमेंट टू सेल में, वो तो फ्यूचर डेट में होगी, 7 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद। वो जो 7 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन का जो गैप है ना, उस वक्त तक किसकी ओनरशिप है सर? सेलर की है। तो अगर उस इंटरिम दिनों में, 10 दिनों में अगर कोई हादसा हो जाता है गुड्स के साथ, तो नुकसान किसका सर? सेलर का, क्योंकि सेलर की ही ओनरशिप है, माल उसके पास है, ओनरशिप भी उसकी है। सो अगर उल्टी सिचुएशन भी हो, इफ द गुड्स आर इन पोजेशन ऑफ बायर, अगर बायर को उसका पोजेशन भी मिल गया, तो ओनरशिप तो 15 दिन, अगर जो 15 दिन मांगे तो 15 दिन के बाद ही उसकी ओनरशिप मिलेगी एज पर रूल्स। जो समय मांगा गया है वो समय जब तक लैप्स नहीं होता है तब तक ओनरशिप सेलर की है। तो नुकसान भी सेलर का होगा अगर उतने 15 दिन के बीच में अगर कोई घटना घट जाती है, बायर से कोई गलती हो जाए, बायर की वजह से अगर कोई घटना घट जाती है, या कोई ऐसा इवेंट हो जाए, अनकंट्रोलेबल इवेंट हो जाए, उसके बेसिस पे। दस, दिस इज बिकॉज द ओनरशिप, ऐसा क्यों सेलर, मैंने बताया वो, दिस इज बिकॉज द ओनरशिप ऑफ द गुड्स हैज नॉट पास टू द बायर, बायर को ओनरशिप नहीं मिली, इसके लिए कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, रिजल्ट क्या होगा? आप एग्जाम देते हैं, फिर आपको रिजल्ट मिलता है ना कि पास हुए या एपीकेटीआई क्या हुआ, या फेल हो गए बहुत सारे सब्जेक्ट्स में, रिजल्ट क्या है अल्टीमेटली? So what is the result? What is the consequences? In a sale, if the buyer fails to pay the price of the goods, or if there is a breach of contract by the buyer, यानी बायर ने कुछ गद्दारी की है। गद्दारी क्या की है कि सेल सेल का व्यवहार किया, सेल का ट्रांजेक्शन किया, लेकिन प्राइस पे नहीं किया। बात की थी बाइक खरीदने की, कि भाई ये बाइक मैं खरीद लूंगा आपसे, लेकिन बाइक खरीदता नहीं है बाद में, मीन्स प्राइस पे नहीं करता है, ब्रीच करता है। कौन कर रहा है? बायर। इफ द बायर मेक्स ब्रीच, तो सेलर क्या कर सकता है? सेलर कैन शू फॉर द प्राइस इवन दो द गुड्स आर स्टिल इन हीज पोजीशन। इन हीज का मतलब क्या है? सेलर्स पोजीशन, यानी पोजीशन भले सेलर के पास हो, आपने बात तो की थी ना बाइक खरीदनी है आपको, ठीक है, जैसे ही आप बात कर रहे हैं कि हमने बाइक खरीदनी है आपसे, व्यवहार हो गया है, तो आपकी आपको ओनरशिप मिल गई उसी वक्त, फिर आप पोजीशन ले रहे हो या नहीं ले रहे हो ये आपकी मर्जी है, लेकिन आपको ओनरशिप मिल गई। सेलर हैज गिवन टू यू, ही हैज ट्रांसफर्ड द ओनरशिप इमीडिएटली टू यू इन केस ऑफ सेल्स। अब बायर अगर पोजीशन नहीं ले रहा है तो रिस्क बायर का है। मीनवाइल अगर बाइक को कुछ हो गया, गुड्स को कुछ हो गया, तो जिम्मेदारी किसकी? बायर की।
क्योंकि ओनरशिप उसकी हो गई है तो रिस्क भी उसका। ठीक है, अगर वो प्राइस पे नहीं करता है, प्राइस पे नहीं करता है, हो सकता है पहचान वाला बंदा हो और उसको कहा गया हो कि भाई, वो कहता है कि मैं 3 दिन में आपको पैसे दे दूंगा या 1 हफ्ते में आपको पैसे दे दूंगा, ये इमटेरियल है। प्राइस इफ इट इज पेड, पोजीशन इफ इट इज गिवन और नॉट गिवन, दो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। सेल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है सर? ओनरशिप शुड बी ट्रांसफर्ड इमीडिएटली। प्राइस पे की हो नहीं की हो कोई इशू नहीं है, पोजीशन भी सेलर ने बायर को दे दिया हो या बाकी हो कोई इशू नहीं है, लेकिन ओनरशिप शुड बी ट्रांसफर्ड इमीडिएटली फ्रॉम सेलर टू द बायर। चीज आपकी है, मैंने आपको माल बेच दिया है, माल हो सकता है आपको शाम को मिले, अगले दिन मिले, थोड़े टाइम बाद मिले, या आप जैसा कहें वैसे आपको दिया जाए कि भाई 2 दिन बाद मुझे आप बेच देना। वो 2 दिन तक रिस्क आपका ही है। सेलर के पास भी अगर वो चीज पड़ी है तो रिस्क आपका ही है, सेलर की कोई जिम्मेदारी नहीं। तो ये हो गई सेल्स की बात। अगर बायर ब्रीच करता है तो सेलर के पास क्या अधिकार है? वो उसकी पूरी कीमत वसूल कर सकता है। फिर आप वो माल लो या न लो, आप लेने आते हो या नहीं लेने आते हो, ये सेलर की जिम्मेदारी नहीं। एग्रीमेंट टू सेल में क्या होता है सर? इन एन एग्रीमेंट टू सेल इफ देयर इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय द बायर, अगर बायर ने ब्रीच किया है एग्रीमेंट टू सेल के अंदर, द सेलर कैन ओनली sue फॉर damages एंड नॉट फॉर द प्राइस इवन दो द गुड्स आर स्टिल इन हिज पोजीशन। एग्रीमेंट टू सेल में आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है सर, एग्रीमेंट ऑफ सेल के अंदर अगर बायर ब्रीच करता है तो सेलर के पास एक ही अधिकार है, वो क्या है सर? अगर कोई सेलर को नुकसान होता है इस ब्रीच से तो सिर्फ डैमेज क्लेम कर सकता है। सेल में क्या कर सकता है सेलर? पूरी कीमत वसूल कर सकता है। एग्रीमेंट टू सेल में सेलर क्या कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ नुकसान मान सकता है। वो समझाता हूँ कैसे। मान लीजिए सेलर ने कोई चीज 100 रुपए में देनी थी बायर को, बायर ने ब्रीच किया, बोले मुझे माल चाहिए नहीं, तो तेरा माल तेरे पास है। मैं ही इज मेकिंग अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, करार भंग कर देता है। अब करार भंग कर देता है तो सर इससे हो सकता है सेलर को नुकसान हो। किस प्रकार का नुकसान होगा सर? प्राइस में नुकसान होगा, कीमत में उसको नुकसान हो सकता है। मीन्स जो चीज 100 रुपए में उसे देनी थी उस दिन उसने मार्केट में किसी और को बेची, तो शायद हो सकता है 80 रुपए मिल जाए, तो 1 यूनिट पे उसको 20 रुपए का नुकसान हो जाए, तो ये 20 रुपए का नुकसान सेलर बायर से रिकवर कर सकता है। पूरी प्राइस नहीं, 100 रुपीज नहीं रिकवर कर सकता है, लेकिन 1 यूनिट पे अगर कोई उसे नुकसान होता है और वो साबित कर सकता है तो ही कैन रिकवर द ऑर्डिनरी डैमेजेस फ्रॉम द बायर। फिर भले उस चीज का कब्जा सेलर के पास ही क्यों ना पड़ा हो, ये इमटेरियल है। पोजेशन और प्राइस, ये दो चीज इमटेरियल है, डजंट मैटर आपने उस चीज की प्राइस पे की है या बाकी है, और आपको पोजेशन मिला है या नहीं मिला है, ये इमटेरियल चीज है। एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, ओनरशिप। चलिए एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल सेल्स देखते हैं। एक्स सेल्स 25 बैग्स ऑफ व्हीट टू वाई, दैट इज द बायर, for rupees 10,000. If Y refuses to accept the goods, X can file a suit against Y for the price even though the goods are in X possession. ऊपर जो मैंने चीजें आपसे डिस्कस की उसी के ऊपर ये एग्जांपल है। X सेल्स 25, X सेल्स यानी X कौन हो गया सर? सेलर। क्या बेचने की बात हो रही है? 25 बैग गेहूं के, व्हीट के, किसे देने की बात हो रही है? बायर को। Y नाम का बायर है, प्राइस भी फिक्स है 10,000। ये हो गया सेल, सेल हो गया है। लेकिन इफ वाई रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट द गुड्स, आप जब डिलीवरी करने जाते हैं, बात हो गई है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सेल हो गया, एक तरीके से ओनरशिप ट्रांसफर भी हो गई है, पोजीशन देना बाकी है। पोजीशन जब देने जाता है तो बायर क्या करता है? एफ वाई क्या करता है सर? वाई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द गुड्स, माल की डिलीवरी लेने से इनकार कर देता है। तो एक्स क्या करेगा इस सिचुएशन में सर? एक्स को तो पैसे चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए सर। इज एन अनपेड सेलर, अनपेड सेलर क्या करेगा सर? अनपेड सेलर एक्स हैज अ राइट टू क्लेम विद द हेल्प ऑफ filing a suit. He can file a suit against Y for the price even though the goods are in X possession. भले माल X के पास ही, उसने तो लिया ही नहीं ना, तो X के पोजीशन में ही रहा। गुड्स तो एक्सेप्ट, गुड्स को एक्सेप्ट करने से उसने रिफ्यूज कर दिया बायर ने, तो माल की पोजीशन तो एक्स के पास ही रहेगी। गुड्स आर इन एक्स पोजीशन, तो जो भी प्राइस बनती है 10,000 रुपीज, वो एक्स केस करके रिकवरी कर सकता है, भले वाई को माल चाहिए कि नहीं चाहिए। और तूने मुझसे सौदा किया था, यू आर सपोज टू पे मी 10,000।
अब एग्रीमेंट टू सेल में देखते हैं क्या होता है। P सेल्स 50 बैग्स ऑफ राइस टू R बायर। P कौन है सेलर, R कौन है बायर, फॉर ₹40,000। यहाँ राइस 50 बैग राइस बेचने की बात हो रही है, 40,000 प्राइस फिक्स की गई है। जो बायर है वो रिफ्यूज कर दे एक्सेप्टेंस करने से, भाई तुम्हारा माल चाहिए नहीं, आई डोंट एक्सेप्ट द डिलीवरी ऑफ द गुड्स, मुझे तेरी ये राइस नहीं चाहिए, आई कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। तो बायर ने कर दिया ब्रीच। अब बायर ब्रीच करेगा तो सेलर क्या करेगा, सेलर के पास यहाँ कौन सी रेमेडी, हमने ऊपर ही पढ़ा। सेलर क्या क्लेम कर सकता है अगर कोई नुकसान होता है। द ओनली रेमेडी विथ सेलर इज ही कैन क्लेम फॉर डैमेजेस। सिर्फ नुकसान की डिमांड कर सकता है, वो क्लेम कर सकता है किससे, बायर से। क्यों ऐसा सिर्फ और नुकसान ही क्लेम कर सकता है, वो भी हमने चर्चा किया, क्योंकि ओनरशिप हैज नॉट येट पास्ड टू आर, आर को ओनरशिप नहीं मिली है। मालिक खुद पी ही है, सेलर ही मालिक है, इसलिए सेलर सिर्फ यहाँ सिर्फ और सिर्फ डैमेज क्लेम कर सकता है, प्राइस क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है। जहाँ ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है सेल्स में, वहाँ पूरी प्राइस मिल सकती है। जहाँ ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है एग्रीमेंट और टू सेल के अंदर, वहाँ सिर्फ और सिर्फ आप नुकसान मांग सकते हैं, डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। आखिरी पॉइंट पे चलते हैं, लास्ट पॉइंट, राइट टू रीसेल। क्या रीसेल हो सकता है, गुड्स कैन बी रीसेल। अगर रीसेल हो भी सकता है तो ये अधिकार किसको मिलता है, राइट टू रीसेल। फिर से सेल करने का अधिकार किसे मिलता है, सेल में देखते हैं। इन अ सेल द सेलर कैन नॉट रीसेल द गुड्स, सेलर को रीसेल करने का अधिकार नहीं सेल्स के अंदर। क्यों, वो ओनरशिप थोड़ी है उसके पास, ओनरशिप हैज बीन ट्रांसफर टू द बायर, बायर सेल करेगा आगे। सेलर की तो ओनरशिप ही नहीं रही है सेल के अंदर, ओनरशिप किसकी है, बायर की है। तो सेलर कैसे रीसेल कर सकता है, वो चीज तो उसने बेच दी एक बार, तो दूसरी बार कैसे बेच सकता है। जो चीज एक बार सेलर ने बेच दी है बायर को सेल्स के अंदर, तो वो दूसरी बार नहीं बेच सकता है। द सेलर कैन नॉट रीसेल द गुड्स, मैंने उसे अंडरलाइन किया, ये मेन पॉइंट है। subject to certain exceptions such as the sale by an unpaid seller under section 54। कुछ सिचुएशन में अनपेड सेलर रीसेल कर सकता है, सेलर रीसेल नहीं कर सकता है, लेकिन अनपेड सेलर अगर प्राइस पे करना बाकी है, सेलर को प्राइस नहीं मिला है, देन ही कैन रीसेल। If he sells, then the second buyer, that is the subsequent buyer, acquires title to the goods। ये अनपेड सेलर अगर माल बेचता है तो जो सेकंड बायर है, यानी कि थर्ड पार्टी जो है, उसे गुड टाइटल, गुड ओनरशिप मिलती है। यू कैन गेट गुड ओनरशिप ऑन द गुड्स। ठीक है, बेसिक रूल ये है कि सेलर कैन नॉट रीसेल द गुड्स। लेकिन अगर मान लीजिए सेलर को पेमेंट ही नहीं मिल रही है, प्राइस ही नहीं मिल रहा है, तो वो क्या करेगा सर, ही हैज अ राइट ऑफ लियन, ही हैज अ राइट टू रीसेल। ठीक है, तो रीसेल कर सकता है इजीली, थर्ड पार्टी को वो चीज बेच सकता है और थर्ड पार्टी को भी गुड टाइटल मिलेगा। एग्रीमेंट टू सेल में क्या सेलर रीसेल कर सकता है, ऑब्वियसली सेलर रीसेल कर सकता है। ऐसा क्यों, इसमें नहीं कर सकता, इसमें कर सकता है। इसमें इसलिए नहीं कर सकता है क्योंकि ओनरशिप हैज बीन ट्रांसफर्ड टू द बायर, बायर ओनर है, तो सेलर कैसे माल बेचेगा, जिसकी ओनरशिप होगी वही माल बेचेगा ना। माल का मालिक ही माल बेच सकता है ना, कोई दूसरी पार्टी थोड़ी ना माल बेच सकता है। तो ये बेसिक चीज माइंड में रखें। एग्रीमेंट टू सेल में क्या होता है, इन एन एग्रीमेंट टू सेल इफ द सेलर मेक्स रीसेल, the buyer who takes the goods for consideration and without notice of the prior agreement gets a good title, gets a good title। The original buyer can only sue the seller for the damages। सेलर अगर रीसेल करता है, वो कर सकता है, पहली चीज, अगर वो रीसेल करता है तो जो ओरिजिनल बायर है, फर्स्ट बायर है, द बायर हु टेक्स द गुड्स फॉर कंसिडरेशन, यानी जो ये सेकंड, यहाँ सेकंड बायर की बात हो रही है। The second buyer who takes the goods for consideration and without notice to the prior agreement gets a good title। सेकंड बायर को भी यहाँ गुड टाइटल मिलेगा, क्योंकि सेकंड बायर को तो हिस्ट्री मालूम ही नहीं है कि सेलर ने आगे कोई फर्स्ट बायर से कॉन्ट्रैक्ट किया है, एग्रीमेंट किया है या नहीं। यहाँ ओरिजिनल बायर के साथ ब्रीच हुआ है, यहाँ सेलर ने ब्रीच किया है, रीसेल करके क्या करेगा, सेलर ब्रीच कर रहा है एक तरीके से। तो ओरिजिनल बायर भी क्या कर सकता है एग्रीमेंट टू सेल में, ही कैन ओनली क्लेम फॉर डैमेजेस। तो एक बात क्लियर होगी, सेल्स में अगर ब्रीच होता है तो आप पूरी की पूरी कीमत वसूल कर सकते हैं, और एग्रीमेंट टू सेल में अगर ब्रीच होता है तो बायर हो या सेलर हो, क्या क्लेम कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकता है। द ओरिजिनल बायर कैन ओनली sue the seller for the damages। सिंपल है।
तो ये हो गए इम्पोर्टेंट 10 डिफरेंसेस जो मैंने आपको डिटेल में समझाए हैं। इसी तरीके से एग्जाम में आपने प्रेजेंट करने हैं। जिन चीजों को मैंने अंडरलाइन किया, हाईलाइट किया है, वो इम्पोर्टेंट चीजें हैं पूरे आंसर के अंदर। आपकी कोई क्वेरी है तो यू कैन रेज योर क्वेरी इन द चैट बॉक्स। You can raise also your hands